नमः संस्कृताय संस्कृत मित्राणि। मैं संजय कुमार मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं व्याकरण के एक नए शीर्षक को लेकर के, संधि। संधि क्या है, कैसे है, क्यों है, इन सभी की चर्चा आज की क्लास में तो करेंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी कोशिश होगी संधि के 3 भागों में से स्वर संधि को आपको कितने आसान विधि में समझाया जा सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संधि, स्वर संधि की बात करेंगे हम। पहले तो संधि की बात करेंगे, संधि में स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि में आने वाले कुल 5 संधियों को हम आप सभी के बीच में कोशिश करेंगे वे सारी संधियां कुछ शब्दों में आप सभी के बीच में हों। इसके पहले हम सभी लंबे लंबे नियम के माध्यम से संधियों को पढ़े हैं, तो थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं संधि, संधि विच्छेद, संधि कहाँ होती है, इत्यादि इत्यादि पर। पहले हम जान लेते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? शब्द है संधि। तो संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक धातु से और की प्रत्यय से जुड़ करके बना हुआ है। अगर संधि पूछा जाए तो सम धन धा धन की, ये होता है इसका शब्द परिचय। संधि का शब्द परिचय है सम। ये क्या है? आपका उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। और ये क्या है? धातु। और ये क्या है? आपका प्रत्यय। आशा करते हैं आप इन्हें समझ चुके होंगे। संधि शब्द की व्युत्पत्ति। अब हम जानेंगे संधि किसे कहते हैं। कह रहे हैं संधि का एक सूत्र है, एक बहुत ही छोटा सा सूत्र है। हम देखिए आज की क्लास में जो भी बात करेंगे सब प्रयास करेंगे सूत्र के माध्यम से जानने का, क्योंकि संस्कृत में सूत्र के माध्यम से बहुत ही छोटे में हमें एक तरीके से कहा जाए गागर में सागर जो भरने की कला है वो संस्कृत के इन्हीं सूत्रों के पास है। और वो कैसे हैं आज हम आपको दिखाएंगे। सूत्र क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। कह रहे हैं निकर्ष माने कि पास। कह रहे हैं अत्यंत ही जो पास होने पर, अत्यंत ही पास होने पर उनमें जो परिवर्तन है, माने कह रहे हैं संहिता। ये संहिता माने होता ही है जोड़। संहिता माने जोड़। तो कह रहे हैं जोड़ कब होगा? जब परः सन्निकर्ष होंगे, अर्थात जो अत्यंत ही निकट होंगे। ये नहीं कि कोई भी पद कहीं पर भी है उनमें आप संधि कार्य कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जो अत्यंत ही निकटता में होंगे, निकटस्थ होंगे, उनमें ही संहिता कार्य होगी। तो फिर किसी ने पूछा संहिता कार्य किसमें किसमें होगी? संहिता कार्य किसमें किसमें होगी? तो इसे भी बताया गया है आपका एक श्लोक के माध्यम से। संहिता एक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः। संहिता एक पदे नित्या, जो एक पद होता है तो पद में नित्य जो संहिता कार्य हो नित्य होंगे। हम बता रहे हैं संधि या संहिता कहाँ कहाँ होती है। तो कह रहे हैं संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयोः। धातु में, उपसर्ग में, और कहाँ बताए हैं यहाँ पर आपको? एक पद में संहिता कहाँ होगी? नित्य होगी। और कहाँ होगी? समासे नित्या। समास में भी क्या होगी? नित्य होगी। समास में भी क्या होगी? नित्य होगी। वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। विवक्षाम अपेक्षते वाक्ये तु। लेकिन कह रहे हैं वाक्य में आपकी इच्छा पर है, आप लगाएं या ना लगाएं। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो हमें जानना है संहिता होगी कहाँ कहाँ।
एक पद में होगी, संहिता कहाँ होगी, एक पद में होगी, धातु में होगी, उपसर्ग में होगी, समास में होगी और वाक्य में भी संभावना है। अगर आप करना चाहें तो करें और वहां पर आपकी विवक्षा पे है, अर्थात आपकी इच्छा पर, आप चाहे तो करें और चाहे तो छोड़ दें। जैसे देखिए अभी आप पद तो जानते ही हैं, धातु, उपसर्ग, इन सभी में तो संधि आपने अभी देखा ही है, आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे कभी कभी आप पुस्तक जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप देखते होंगे रामः जो विसर्ग है वो कभी कभी ओकार हो जाते हैं। जैसे हम एक पद लेंगे, यहाँ एक वाक्य लेंगे, जैसे लिखा है अत्र कह अस्ति, अत्र कह अस्ति, अत्र कह अस्ति, यहाँ कौन है, अत्र कह अस्ति, यहाँ कौन है। अर्थात ये देखिए यहाँ पर जो है वो संधि कार्य नहीं हुआ है, संधि कार्य नहीं हुआ है, लेकिन अगर संधि कार्य करेंगे तो क्या होगा, अत्र कह और अ ये हो जाते हैं को अस्ति, अत्र को अस्ति। अब देखिए यहां पे आपका संहिता हो गया है, तो संहिता वाक्य तो विविक्षा में अपेक्षते कह रहे हैं, यहाँ पर आपकी विवक्षा पर है, आप चाहे तो करें और चाहे तो ना करें, दोनों ही सही हैं। अत्र कह अस्ति भी सही है, अत्र को अस्ति ये भी सही है। तो फिलहाल हम इतना जानना है हमने कि संधि क्या है और संधि कहाँ कहाँ होती है। तो कहाँ कहाँ होती है कह रहे हैं, संधि आपका पद में, संधि आपका धातु उपसर्ग में, संधि आपके समास में तो नित्य होंगे, लेकिन वाक्य में संधि विवक्षा पर होगी। इसके बाद एक टर्म और जान लेते हैं, संधि विच्छेद। तो जो संधि माने जो जुड़ना है ना, संधि माने जो जुड़ना है, तो उसी का तोड़ना ही क्या हो जाता है, संधि विच्छेद हो जाता है। तो हम संधि के नियमों को जानेंगे, संधि के नियमों को जानने के बाद उसी का जो उल्टा होता है वो संधि विच्छेद के नियम हो जाते हैं। तो हमने जाना संधि किसे कहते हैं, सूत्र के माध्यम से हमने जाना है। तो हमें क्यों सूत्र याद करना है, संधि का सूत्र क्या है, परः सन्निकर्ष संहिता। इसके बाद संधि के कुल 3 भेद बताए गए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो स्वरों के मेल से जो होने वाले विकार हैं, जो स्वरों के मेल से होने वाले विकार हैं वे क्या होते हैं, स्वर संधि। व्यंजनों जब परस्पर व्यंजन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, स्वर और स्वर से स्वर बनता है, लेकिन व्यंजन और व्यंजन से तो व्यंजन बनेगा ही बनेगा, लेकिन किसी एक व्यंजन हो, कोई एक स्वर हो, तब भी व्यंजन ही बनेगा। अर्थात संहिता में अगर व्यंजन आ गया, संहिता में अगर व्यंजन आ गया तो यह यकीन मानिए वो हमेशा कौन सी संधि बनेगी, व्यंजन संधि। और उसी प्रकार से संहिता में अगर विसर्ग आ गया तो पहले विसर्ग संधि हो जाएगी। अर्थात कि 2 पद जुड़ते हैं तो 2 में से अगर विसर्ग आया है, एक विसर्ग जरूर है, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि। और दोनों से कोई एक व्यंजन है, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, आपकी विसर्ग की। अच्छा कोई विसर्ग नहीं है, चेक करें दोनों, कोई एक व्यंजन है क्या, कोई व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी, कोई व्यंजन नहीं है तो दोनों स्वर ही होंगे, दोनों स्वर होने पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि के कुल 5 भेद बताए गए हैं, बताए तो गए हैं कुल 8 भेद, आपके अंतिम के 2 हैं, पररूप और पूर्व रूप और पररूप, और एक प्रकृति भाव भी आपकी संधि बनती है। तो उन तीनों की चर्चा हम किसी अगले में कर लेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कुल 5 की, कुल 5 की। पहला होगा आपका दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। हम कुल 5 संधियों की आज चर्चा करने वाले हैं। तो उन 5 संधियों में दीर्घ है, सबसे पहली संधि क्या होगी आपकी, दीर्घ संधि होगी। तो हम दीर्घ संधि की आपसे बात कर लेते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम केवल चर्चा, सारी चर्चा हमारे सूत्र पे होगी, सारी चर्चा सूत्र पे होगी। तो अभी आपको ये हम नहीं लिख रहे हैं कि संधि 5 होते हैं, आपने बात समझ लिया, संधि 5 होते हैं, मैंने आपको गिना दिए हैं। हम पहले चर्चा करेंगे आपके दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि में जो आपका सूत्र होता है ना, वो सूत्र क्या होता है, अकह सवर्णे
दीर्घ। क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। ये क्या है आपका सूत्र है। सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घ। अब इस सूत्र को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, यहां पढ़ने से पहले आप सभी को माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ाए गए हैं। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार पढ़ाए गए हैं। तो वहां पर एक प्रत्याहार है आपका अक। क्या है? अक। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो देख लेंगे। पहले हम प्रत्याहार माहेश्वर गिन लेते हैं। अ, ई, ऊड़, रील, री, क मिल गया। माने यहाँ पर 2 सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2। तो क्या क्या आए हैं? अक प्रत्याहार में पहले हम लिख लेते हैं। अक माने क्या? अक माने क्या? तो अक माने होता है अ, ई, उ, री और लृ। अ, ई, उ, रे, लृ। ये क्या है? आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो हमें पता है इस संज्ञक वर्ण को हम छोड़ देते हैं। तो हमने क को भी छोड़ दिया, अ, ई, उड़ में से ड़ को भी छोड़ दिया है। अब सूत्र क्या कहता है? अकः सवर्णे। अग के बाद अगर सवर्णी आ जाए, अग के बाद क्या आ जाए? सवर्णी। तो अग का सवर्णी क्या होगा? अ का सवर्णी ओ, अ का सवर्णी अ, ई का सवर्णी ई, उ का सवर्णी उ, री का सवर्णी री और लृ का सवर्णी लृ। अर्थात अ या आ के बाद अ या आ जाए। ध्यान से समझिएगा, सवर्णी होना जरूरी है। और हमारे संस्कृत में आपका लघु हो या दीर्घ हो, वे दोनों सवर्णी कहे जाते हैं। जैसे अ का सवर्णी अ और आ दोनों है। दीर्घ और लघु अलग पैमाना है। बात सवर्णी की आप करेंगे तो अ और आ दोनों सवर्णी है। अ और आ दोनों सवर्णी है। तो चूंकि सवर्णी जो है ना, इनके उच्चारण स्थान से और इनके प्रयत्नों से इन्हें बनाया जाता है। फिलहाल उसकी चर्चा आप आगे जानेंगे। तो अ या आ के बाद अ या आ जाए, ई या ई के बाद ई या ई आ जाए, उ या ऊ के बाद उ या ऊ आ जाए, री या री के बाद री या री आ जाए और लृ के बाद लृ आ जाए। क्योंकि इसका दीर्घ ही नहीं होता है तो लृ का लृ ही रह जाता है। तो लृ का दीर्घ नहीं बनता है। तो अब देखिए, अ या आ के बाद अ या आ जाए, अ या आ के बाद अ या आ जाए। जैसे विद्याधन आलय। विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय। विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय। आगे आप सभी जानते हैं कुछ यहां पर, जैसे पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय तो क्या हो जाता है? पुस्तकालय। ऐसे ही आपका हो जाता है यहां से। इसमें अगर बात कर लेंगे हम, जैसे नदी धन ईस। नदी धन ईस बराबर क्या हो जाता है? नदीस। नदी धन ईस बराबर नदीस। तो अब देखिए यहां पे क्या होना है? इसका दीर्घ ही करना है हमें। तो नदी में भी दीर्घ ई है, ईस में भी दीर्घ ई है, तो क्या हो जाएगा? नदी में भी दीर्घ ई हो जाएगा। देखिए हम यहां पर आपको चूंकि चले का कर लेते हैं हम। जैसे देखिए, विद्या हो गया, आलय हो गया बराबर विद्यालय हो गया, और पुस्तक हो गया, धन आलय हो गया। तो ये हो जाता है आपका पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा? अब देखिए विद्या, इसमें क्या है आपका? वि धन द धन य धन आ। ये अंतिम वर्ण है। ये क्या है? अंतिम वर्ण है। और इसका प्रारंभिक क्या है? अब इन दोनों ने क्या किया आपस में मिलकर? आ। तो अब विद्या में आ जुड़ा तो विद्या, और ये लय बचा था, लय हो गया। ऐसे पुस्तक क में क्या है? क धन अ और यहां का आ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? दीर्घ ही हो गए हैं।
क्या हो गए हैं, दीर्घई हो गए हैं। तो क्या हो गया आपका, पुस्तकालय। ऐसे ही नदी धन ईस, क्या बना है आपका, नदी धन ईस, नदी धन ईस और क्या हो जाता है, नदीस। क्या हो जाएगा, नदीस। कैसे बना भैया, तो बड़ी ई, द में बड़ी ई है और यहाँ बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई। ऐसे ही गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, क्या हो जाएगा, गुरु, बड़ा मात्रा हो जाएगा, गुरुपदेश। क्या हो जाएगा, गुरुपदेश। तो ये बात क्लियर हो गई है, आशा करते हैं। तो ये है आपका, जैसे पितृ ऋण, पितृ धन ऋण बराबर क्या हो जाएगा आपका, पितृण। क्या हो जाएगा, पितृण। मातृधन ऋण क्या हो जाएगा, मातृण। तो ये बहुत ही आसान है आपके इस सूत्र से समझना। अकह सवर्णे दीर्घ, अगर आपने केवल अकह सवर्णे दीर्घ याद कर लिया है तो आप बना सकते हैं क्या, अ या आ के बाद अ या आ आए तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई हो जाएगी, उ या उ आ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ हो जाएगा, रि या री के बाद री या री आए तो दीर्घ री हो जाएगा, ली या के बाद ली ही आए तो ली ही रह जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि लिरी का प्रयोग आपके वेदों में है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर उदाहरण नहीं ले पाएंगे। फिर भी एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं, इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी अकह सवर्णे दीर्घ सूत्र को समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। इसके बाद आपके जो बच रहे हैं चार, आपके बच रहे हैं चार, जिसमें से आपका गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि है। इन चारों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह चर्चा शेष रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इसके आगे के संधियों को सूत्र सहित जानने के लिए आपको अगली वीडियो में इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।